connecting to. All right. Internal audit resources. बात करें फर्स्ट पॉइंट की, जो बात करता है, रिलेट करता है रिसोर्सेस के साथ, इसमें वो ये कहना चाहते हैं कि जो इंटरनल ऑडिट टीम का जो हेड होता है, चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी है, इंटरनल ऑडिट ऑपरेशन है, वो अच्छे से कैरी आउट हो। और इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी कैरी आउट करते वक्त एक जो उसका हेड है, वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो अच्छे तरीके से फुलफिल करे। इसके लिए आइडेंटिफाइंग द अवेलेबल नॉलेज, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। नॉलेज, रिक्रूटमेंट के टाइम पे नॉलेज चेक करना, स्किल्स चेक करनी, कॉम्पिटेंसी चेक करनी, है ना। इवन ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपको जब आप हायर कर रहे हो अपने इंटरनल ऑडिट टीम में मेंबर्स, तभी आपको चेक करना है। इवन आपको यहाँ पर हम एक चीज समझते हैं, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, नॉलेज, स्किल एंड कॉम्पिटेंसी की, यही तीन बातें कर रहे हैं बेटा जी। तो ये एक तो आपको बेटा आपको रिक्रूटमेंट के टाइम पे जब आप इंटरनल ऑडिट टीम में पर्सन हायर कर रहे हो तब भी ध्यान में रखना है। और उसके साथ साथ जो आपके करंट ऑडिट टीम मेंबर्स हैं, उनका नॉलेज बेस्ड चेक भी आपको देखना है ना। करंट इंटरनल ऑडिट टीम मेंबर्स। अब इसका तो सबको समझ में आता है कि मैम, रिक्रूटमेंट करने से पहले ऑब्वियसली आप तीनों चीजें चेक कर लेंगे, क्या वो केपेबल है इंटरनल ऑडिट संभालने के। लेकिन मैम ये कुछ समझ नहीं आया, जब हमने उन्हें हायर किया होगा तब तो उनमें कैपेबिलिटी होगी, तो अब कौन सी वो घड़ी आ गई कि आप कह रहे हैं कि अब फिर से उनका करंट वाले टीम मेंबर्स का भी नॉलेज चेक किया जाए। तो बेटा जी, इसमें ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि आपको कोई नया इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट मिले, इट्स अ न्यू वन। तो क्या उसको अच्छे से क्वालिटी के साथ डिलीवरी करने के लिए, ऑडिट क्वालिटी अच्छे से आप उस क्लाइंट को सर्विस रेंडर कर पाए, उसके लिए जो भी आपके करंट टीम मेंबर्स हैं, क्या वो इतने केपेबल है कि नहीं, ये भी आपको करंट इंटरनल ऑडिट टीम मेंबर्स में चेक करना है। अगर वो है तो इट्स फाइन, अगर नहीं है तो उनको ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाए और फिर जो है वो ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट किया जाए। पहले आपको इतना क्लियर है? एनी डाउट स्टिल हियर? अब हम वापस आते हैं। तो यही हम यहाँ पर चीजें और बातें कर रहे हैं कि यू नीड टू चेक नॉलेज, स्किल एंड कॉम्पिटेंसी करंट स्टाफ की और हायर करते वक्त भी। और कौन कौन सी चीजें हेल्प करती हैं इसमें, जब आप हायरिंग कर रहे हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आप बैकग्राउंड चेक करो टीम मेंबर्स का, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना फर्स्ट रिक्रूटमेंट के टाइम पे, तो उनका पूरा बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, क्या क्या वो आंसर कर पाते हैं क्वेश्चंस के, टेक्निकल राउंड को कैसे क्लियर करते हैं, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ द चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव, जो इंटरनल ऑडिट टीम का हेड है, ही शुड आल्सो कंडक्ट पीरियोडिकल स्किल्स असेसमेंट to determine the specific resources available, and such kind of assessment should be performed at least annually. जो हमने यहां पर बेटा बात करी थी ना कि करंट इंटरनल ऑडिट टीम मेंबर्स के विद रिस्पेक्ट उनकी एफिशिएंसी को चेक करो, तो कहीं ना कहीं साल में एक बार तो मैंडेटरी है, आपको रेकमेंडेड भी है कि करना चाहिए। और उसके साथ साथ कोई नया असाइनमेंट मिल रहा है ऑडिट का, तब भी करना चाहिए। एक तो इसमें ये है पहला पॉइंट, एटलीस्ट एनुअली तो आपको ये करना चाहिए, साल में एक बार तो मस्ट है। उसके साथ साथ इसके अलावा जब आप कोई स्पेसिफिक असाइनमेंट ले रहे हो तब भी समझ में आता है, लेकिन जब भी हम यहाँ पे उन्हें ट्रेनिंग इम्पार्ट करने की बात करते हैं, है ना, तो ये कैसे होता है। यहाँ पर जो हम एनुअली बात करें, साल में एक बार होना चाहिए, स्पेसिफिक असाइनमेंट में होना चाहिए, तो यहाँ पर हमेशा याद रखें आप टाइम टू टाइम क्या करें, पीरियोडिकल स्किल्स असेसमेंट। पीरियोडिकल स्किल्स असेसमेंट, यहाँ पर बेटा जो हम पीरियोडिकल स्किल असेसमेंट की बात बोलते हैं,
ध्यान से सुनिएगा, मुझे नेक्स्ट 5 मिनट्स आपका 100% फोकस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो टाइम टू टाइम आप ये चेक करो कि जो भी इंटरनल ऑडिट टीम में टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं, क्या उन्हें जो स्टॉक चेक करता है कि स्टॉक के विद रिस्पेक्ट टू उसका कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज कितना है, उससे क्वेश्चंस पूछ के उसका कि उसको एक एक हम रेडी करते हैं ना ऑडिट प्लान ऑफ एक्शन, है ना, तो वो आपको एक नया असाइनमेंट मिलने वाला है, आपको किसी और की हेल्प नहीं मिलेगी, आप बताओ कि कौन कौन सी एरियाज आप चेक करोगे। तो टाइम टू टाइम स्किल असेसमेंट करने चाहिए इंटरनल ऑडिट टीम मेंबर्स के। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको असाइनमेंट वाइज बताया था, द स्टाफ मेंबर अप्रेजल्स आर completed at the end of any major internal audit engagement, and these appraisals help the chief audit executive assess the future training needs and current staff capabilities। ये जो थोड़ा ऐसी लैंग्वेज में लिखा गया, लेमन लैंग्वेज में बात करें तो ये जो हमने बात करी थी ना बेटा स्पेसिफिक असाइनमेंट की, ये अब उसी के कॉन्टेक्स्ट में है कि वो घड़ी आ चुकी है कि आपको कोई बड़ा ऑडिट का असाइनमेंट मिलने वाला है, तो आप चेक कीजिए क्या आपके करंट टीम मेंबर्स में वो कैपेबिलिटी है। अगर वो कैपेबिलिटी है तो ठीक है, नहीं तो फिर उन्हें उस लेवल के लिए ट्रेन कीजिए। ये बात है स्पेसिफिक असाइनमेंट के विद रिस्पेक्ट टू जो वो यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं पॉइंट नंबर 3 में। एंड इतना ही नहीं, कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एनकरेजेस कॉन्टिन्यूड ग्रोथ। आपको क्या लगता है कि अगर आप एक बार सीआईए बन जाएंगे क्या आपकी डेवलपमेंट वहीं पर रुक जाएगी नॉलेज बेस की? आपकी नहीं, कॉन्टिन्यूअसली आपको क्या करना पड़ेगा, जो मिनिमम आवर्स हैं वो मेंटेन करने पड़ेंगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के। वो तो चलो बात की बातें, अभी के लिए आपको सिर्फ ये समझना एसेंशियल है, जब आप किसी भी बॉडी के मेंबर बनते हो तो उसकी कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट आवर्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना पड़ता है, ताकि आप जो भी नए अपडेट्स आ रहे हैं उसमें अपने आप को पूरा केपेबल रखें। नॉलेज आपके पास होगा तभी दूसरों को आप एडवाइस कर पाएंगे। और इसके साथ साथ यहां पर बेटा अब जो हम अभी तक बात कर रहे हैं ये सारे हैं इंटरनल रिसोर्सेस, है ना, जो बार बार हम बातें बोल रहे हैं इंटरनल ऑडिट टीम में अच्छे से ये करिए वो करिए, ये क्या है? दीज आर ऑल द इंटरनल रिसोर्सेज, जिसमें हमारा एक पॉइंट और पेंडिंग है जो हम कर लेते हैं। डेटाबेस कैन बी यूज टू स्टोर इंटरनल ऑडिट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, है ना, जो भी आपके पास पूरा एक बार रिज्यूमेज आए हैं उनको सेव करके रख सकते हो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, उन्हें बुला सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि इंटरनल ऑडिट टीम मेंबर्स जो हैं आपके ऑडिट स्टाफ के, वो भी इतने केपेबल नहीं है कि कोई टास्क परफॉर्म कर पाए। सपोज कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो उसमें तो लॉयर को ही कंसल्ट करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी को, एज वेन एंड वेयर एवर रिक्वायर्ड। हमेशा याद रखें इवन एमसीक्यू परस्पेक्टिव से, एज वेन एंड वेयर एवर रिक्वायर्ड। तो आप क्या करें, हमेशा आपको क्या करना चाहिए, उन्हें ट्रेन करना चाहिए। ट्रेन करके के काम नहीं ले सकते तो आप एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए, थर्ड पार्टी एडवाइस लीजिए। जैसे कोई लीगल एडवाइस चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप किसी लॉयर से कंसल्ट कर रहे हैं लीगल एडवाइस के लिए, है ना, फॉर एनी काइंड ऑफ लीगल एडवाइस। क्यों? क्योंकि वहां पे वो एसेंशियल है, वो टास्क वो ऑडिटर नहीं देख पाएगा। यही वो यहाँ पे कहना चाहते हैं। अब तक की जो हमने बातें करी थी बेटा जी, ये सारे इंटरनल ऑडिट रिसोर्सेज के विद रिस्पेक्ट टू था। अब वो घड़ी आ गई है जब हम बात करेंगे एक्सटर्नल रिसोर्सेज के बारे में। किसके बारे में? एक्सटर्नल रिसोर्सेज। प्रोसीड करने से पहले इंटरनल ऑडिट रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। उसके पास नॉलेज होना चाहिए, उसकी टीम के पास होना चाहिए। पीरियोडिकल स्किल असेसमेंट करो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया है उसमें देखो कि क्या उनके पास वो कैपेबिलिटी है, नहीं है तो वो अकॉर्डिंगली टीम मेंबर्स हायर करो, और अगर टीम में भी वो कैपेबिलिटी नहीं है थर्ड पार्टी से एडवाइस लो। अब आगे बढ़ते हैं एक्सटर्नल ऑडिट रिसोर्सेज की तरफ। आउटसोर्सिंग एंड को सोर्सिंग, व्हाट डज दैट मीन? अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कुछ सारे फंक्शंस जो हैं आउटसोर्स कर देती है इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी के, तो हम ये बोलते हैं कि उसने अपना काम ऑडिट का, इंटरनल ऑडिट का आउटसोर्स कर दिया, है ना। कुछ फंक्शंस या सारे फंक्शन जब वो दे देती है। लेकिन आप मुझे क्या ये बता सकते हो, अगर आपने इवन जैसे मैंने अपनी फर्म का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी को इंटरनल ऑडिट का टास्क दे दिया, एक कंपनी को दे दिया, सो डोंट यू थिंक सो कि भाई
अगर आपने आउटसोर्स भी कर दिया है काम, क्या आपकी सुपरविजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां खत्म हो जाएगी? बी पार्टिसिपेटिव इन द क्लास। यहां पर मैं बात क्या बोल रही हूँ बेटा जी, यहां पर मैं बोल रही हूँ सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, एस, इसका इंटरनल ऑडिट का टास्क वो खुद अपने टीम मेंबर्स ने बिल्ड करे, किसी थर्ड कंपनी को, शिव आईएनसी को दे दिया गया। अब सारे का सारा जो टास्क है इंटरनल ऑडिट का, इनको क्या कर दिया गया है, आउट सोर्स कर दिया गया है। तो आप मुझे फटाफट से बताएं बेटा जी, अगर इनको सारा काम अगर हमने आउटसोर्स कर भी दिए, है ना, आउटसोर्स कर दिया सारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आउटसोर्स करने से तो क्या एसक्यूज की ओवरसी सुपरवाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है? गिव मी द आंसर्स इन द चैट बॉक्स। क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है? द आंसर इज स्ट्रेट अवे नो। बल्कि और अच्छे से उसको टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए कि ये जिसको टास्क दिए वो अच्छे से इंटरनल ऑडिट ऑपरेशंस कैरी आउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, राइट? देन इसी चीज को उन्होंने बोला है, हाउ एवर oversight of and responsibility of the internal audit activity must not be outsourced। वो तो आपको खुद ही देखना है। रिगार्डलेस ऑफ द डिग्री ऑफ आउटसोर्सिंग, जितनी भी सर्विसेज हैं वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। अगर एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स की नीड पड़े, जैसे मैंने लॉयर का यहाँ पे एग्जांपल दिया था, तो तब अगर चाहे आपने अपना काम आउटसोर्स भी किया हुआ है इंटरनल ऑडिट का, बट स्टिल यू फील लाइक देयर इज अ नीड फॉर एन एक्सटर्नल पार्टी, उनकी लीगल एडवाइस या कोई भी और कोई वैल्यूएशन आपने कोई करनी है, सही तरीके से आपने कॉन्फर्मेशन लेना है कि एसेट्स के विद रिस्पेक्ट टू कोई भी और सिचुएशन हो सकते, वैल्यूएशन वाले पर्सन के पास जाना पड़े आपको, तो उसमें क्या आपको वो थर्ड पार्टी एडवाइस लेनी चाहिए? सो द आंसर इज यस, बिल्कुल लेनी चाहिए वो आपको एडवाइस, चाहे आपने काम आउटसोर्स किया है। तो यहाँ पर बेटा जी हम ये कहना चाहते हैं, जब हम आउटसोर्सिंग के बारे में बात करते हैं, दो चीजें रेलिवेंट है, रादर तीन चीजें रेलिवेंट है बेटा जी। जब भी हम आउटसोर्सिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी की बात बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत रेलेवेंट है। जब भी हम बोलते हैं कि आप अपना काम आउटसोर्स कर दीजिए, इवन इंटरनल ऑडिट का कर दिया, बट द पॉइंट इज काम आउटसोर्स हुआ है ना, वर्क आउटसोर्स हुआ है, कौन सा वाला, इंटरनल ऑडिट का, बट दैट डजंट मीन कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आउटसोर्स होगी, है ना। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज स्टिल ऑन योर शोल्डर्स, ऑर्गेनाइजेशन के शोल्डर्स पे ही है। यानी कि सुपरविजन और मॉनिटरिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉनिटरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसके पास है? आपके पास ही है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट हो रहा है उसी के पास है। और थर्ड, इवन चाहे आपने आउटसोर्स करा है, तब भी उस सिचुएशन में भी अगर आपको लगे तो एक्सपर्ट एडवाइस आप ले सकते हो, चाहे काम आउटसोर्स करा है। आप ये नहीं मान सकते कि मैंने अगर आउटसोर्स करा है तो वो देख लेंगे, थर्ड पार्टी से एडवाइस नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई थर्ड पार्टी एडवाइस चाहिए, सो प्लीज गो अहेड। देन अब आगे को सोर्सिंग की बात करते हैं। को सोर्सिंग, आउटसोर्सिंग में एक कुछ पॉइंट्स हो रहे हैं, फिर इस पे वापस आएंगे। आउटसोर्सिंग ऑल्टरनेटिव्स इंक्लूड द फॉलोइंग। या तो बेटा जी टोटली आपने सारा का सारा काम ऑनगोइंग बेसिस पे किसी थर्ड पार्ट, मतलब किसी बाहर वाली ऑर्गेनाइजेशन को असाइन कर दिया, या फिर कुछ काम असाइन किया, मे बी आईटी वाला जो है वो आपने अपने पास रखा क्योंकि आपको लगता है कि ये वाला मेरे पास डेडिकेटेड टीम मेंबर है, ये इंटरनल ऑडिट का टास्क आईटी डिपार्टमेंट का कैरी आउट कर लेगा, बाकी सारा मैं आउटसोर्स कर देता हूँ इंटरनल ऑडिट का, सो दैट इज रेफर टू एज द पार्शियल वन। लेकिन अगर पूरा का पूरा काम करते हो तो वो टोटल एक्सटर्नल आउटसोर्सिंग में आ जाता है। But the point is, what about the co-sourcing now? Co-sourcing का बेटा जी मतलब होता है for a specific engagement or on an ongoing basis, है ना। जैसे कि यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, जब भी हम co-sourcing की बात करेंगे, हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जब भी co-sourcing का हमेशा याद रखें, जब भी co-sourcing की बात होगी, यानी कि जो इंटरनल ऑडिट के जो टीम मेंबर्स हैं, इंटरनल ऑडिट के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, अगर वो किसके साथ साथ एक्सपर्ट एडवाइस भी ले रहे हैं, तो क्या हम उसको प्योरली
आउटसोर्सिंग या प्योरली जो है इंटरनल ऑडिट कैटेगरी में डिवाइड करना सही होगा, उसको हम को सोर्सिंग बोल देते हैं। यही वो यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं। सो द को सोर्सिंग इज परफॉर्मेंस बाय इंटरनल ऑडिट स्टाफ ऑफ ज्वाइंट एंगेजमेंट्स along with external service providers। वही चीज मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करी है। इंटरनल ऑडिट के टीम मेंबर्स विद एक्सपर्ट एडवाइस इज रेफर टू एज को सोर्सिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले फटाफट से क्विक रिकैप तो लेंगे ही। इंटरनल रिसोर्सेज में हमने बात करी कि जब आप खुद हायर कर रहे हो, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इंटरनल का मतलब है खुद हायर कर रहे हो, फर्स्ट टाइम हायर कर रहे हो, एग्जिस्टिंग वालों को ट्रेनिंग कर रहे हो, वो उस कॉन्टेक्स्ट में था। एक्सटर्नल रिसोर्सेज में हमने आउटसाइड फर्म को दे दिया या फिर थर्ड पार्टी की एडवाइस ले ली, एक्सपर्ट एडवाइस ले ली। देन अब आगे आती है चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बात की जाए सीए इज रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हाँ मैं दिवांशी दोबारा समझा देती हूँ। एक्सपर्ट एडवाइस का क्या मतलब होता है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, वहां से चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। जैसे कि इंटरनल ऑडिट टीम मेंबर्स का ये भी टास्क होता है बेटा कि जो भी कंप्लायंसेस हैं, लीगल कंप्लायंसेस, वो होने चाहिए, यस और नो। कि जैसे टाइम से रिटर्न फाइल हो जाए टैक्स की, विद रिस्पेक्ट टू टैक्स कंप्लायंसेस देने हैं। देन अगर उनकी कोई फैक्ट्री है, एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस भी करने हैं, ठीक है। तो सारे कंप्लायंसेस करने हैं जो भी लेजिटिमेट फ्रेमवर्क है लॉ के हिसाब से। अब इंटरनल ऑडिट टीम मेंबर्स जो हैं, अगर किसी चीज को नहीं समझ पा रहे, उन्हें कोई प्रॉब्लम है उस एरिया में, अंडरस्टैंडिंग को लेके, लेट सपोज अंडरस्टैंडिंग को लेके ये कि कंप्लायंस लगेगा कि नहीं लगेगा, इसका रियल मीनिंग क्या है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कोई लॉयर हो सकता है, कोई वैल्यूएशन वाला पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। तो जब आप उनसे एडवाइस लेते हैं, या उस कॉन्टेक्स्ट में है। अब आपने जो रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है, एक्सपर्ट एडवाइस का आपको मतलब समझ में आ गया, जब आप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट पर्पस को और अच्छे से कैरी आउट करने के लिए किसी की वो क्या लेते हैं, एडवाइस। देन को सोर्सिंग मैंने आपको फिर से समझा देती हूँ। को सोर्सिंग का मतलब होता है जब इंटरनल ऑडिट टीम मेंबर्स जो हैं एक्सपर्ट ऑडिट एडवाइस लेते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं ना, कोड नेम इज इटसेल्फ इंप्लाइज क्या, मिलजुल के, राइट। तो इंटरनल ऑडिट टीम मेंबर्स जब एक्सपर्ट एडवाइस भी लेते हैं और अपना हिसाब से भी काम करते हैं, इट इज रेफर टू एज को सोर्सिंग, ठीक है। चलिए अब आगे प्रोसीड करेंगे चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ। ये जो इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड है क्या कहता है, requires the use of expertise from outside the internal audit activity during assurance engagements when the internal auditors lack the necessary expertise। अब ये बेटा वही आपका डिटेल आंसर आ गया है जो अभी दिवांशी पूछ भी रही थी कि मैम एक्सपर्ट एडवाइस ले रहे हैं, बट द पॉइंट इज क्यों ले रहे हैं भाई, बताओ तो सही। वो नॉलेज आप नहीं रखते, वही चीज उन्होंने बता दी है। when the internal auditors they lack the necessary expertise, तो वो थर्ड पार्टी से एडवाइस ले रहे हैं। फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस सिचुएशन में चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव की टू ऑब्टेन कॉम्पिटेंट एडवाइस एंड असिस्टेंस, अगर उनके पास वो नॉलेज, वो स्किल और वो कॉम्पिटेंसी नहीं है, चाहे पार्ट ऑफ द वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इंटरनल ऑडिट का, या फिर पूरा इंटरनल ऑडिट का फंक्शन परफॉर्म करने में। इन अ नटशेल, यहाँ पर जब भी हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात बोलेंगे बेटा जी, किसकी, एक्सपर्ट एडवाइस की, हमेशा याद रखें ये होल ऑडिट असाइनमेंट के लिए भी हो सकता है, पार्ट के लिए भी हो सकता है, और इसके साथ साथ हमेशा यहाँ पर जो एक रेलेवेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखें, ये तभी लिया जाता है व्हेन इंटरनल ऑडिटर्स जो हैं दे आर नॉट एबल टू जस्टिफाई द वर्क विद देयर नॉलेज, स्किल और कॉम्पिटेंसी, मतलब दे लैक द एक्सपर्टीज, तभी तो वो कांटेक्ट करेंगे ना, दे लैक दैट एक्सपर्टीज। ये वो यहाँ पर कहना चाहते हैं, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू परस्पेक्टिव से भी, दिस एरिया इज हाईली टेस्टेड, ठीक है। क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं।
हर एक मेंबर इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी का, जरूरी नहीं है कि वो सारे डिसिप्लिन में क्वालिफाइड हो, कि वो सीआईए ही होना चाहिए, वो अभी उसको भी टैक्स ऑडिट, टेक्नोलॉजी ऑडिट का भी नॉलेज होना चाहिए, एनर्जी ऑडिट का भी नॉलेज होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है प्रैक्टिकली? नहीं। तो वो ये कह रहे हैं कि ईच मेंबर ऑफ द इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी नीड नॉट बी क्वालिफाइड इन ऑल डिसिप्लिन, बट जब जरूरत पड़े, whenever it is necessary, the chief audit executive can obtain the necessary knowledge, skills and competency from external service providers। इसी के लिए तो हम बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पर एक और पॉइंट उभर के सामने आया है जो हम यहाँ पर प्लस बनाकर समझेंगे, वो यही है बेटा जी। ये इसलिए क्योंकि ईच इंटरनल ऑडिट टीम member cannot be an expert ऑफ ऑल डिसिप्लिन। जरूरी नहीं है ना हर एक टीम मेंबर के पास हर प्रकार का नॉलेज हो, तो जिस एरिया में नॉलेज नहीं है, एक्सपर्ट एडवाइस ले लो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर एक और चीज एस्पेक्ट यहाँ आ गया। तो जब भी बेटा जी हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करेंगे, वो होली भी ले सकते हो आप, पार्टली भी ले सकते हो, जब आपके इंटरनल ऑडिट के टीम मेंबर्स में वो सक्षमता नहीं है। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर इंटरनल ऑडिट टीम मेंबर के पास वो सारे ही डिसिप्लिन में परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे प्रोसीड करते हैं। जो एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, द क्वालिफाइड एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स, दे मे बी रिक्रूटेड फ्रॉम मेनी सोर्सेस सच एज द एक्सटर्नल ऑडिट फर्म, एक्सटर्नल कंसल्टिंग फर्म और अ यूनिवर्सिटी। कहने का क्या भाव है, कहने का सिंपल सा लॉजिक यही है कि जितने भी एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स, हम बार बार बोल रहे हैं आपकी टीम में नॉलेज नहीं है, आपकी स्किल में टीम में कॉम्पिटेंसी नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर का नॉलेज ले लो। तो कहाँ से लें, कहाँ से ढूंढें इन्हें? दे मे बी रिक्रूटेड फ्रॉम मेनी सोर्सेज सच एज, कोई दूसरी ऑडिट फर्म हो सकती है, कोई कंसल्टिंग फर्म हो सकती है, या जो रिसर्च में होते हैं किसी यूनिवर्सिटी के पर्सन्स, उनसे नॉलेज ले सकते हो। बट द एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएटेड विद द एंगेजमेंट क्लाइंट इज अनएक्सेप्टेबल। Highly tested area in the MCQ. So I just want your 100% focus here, at least for next 5 minutes. ध्यान से समझिएगा बेटा। यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं, वो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, बार बार बोल रहे हो एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर के एडवाइस ले लो, एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर के एडवाइस ले लो, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास नॉलेज स्किल और कॉम्पिटेंसी नहीं है, बट कहाँ से ढूंढे इन्हें? ये कोई दूसरी अनदर ऑडिट फर्म हो सकती है, ठीक है, कोई अनदर कंसल्टिंग फर्म हो सकती है, कोई यूनिवर्सिटी वगैरह में जाके कोई रिसर्चर हो सकते हैं, ठीक है, वो सारे हो सकते हैं। बट द पॉइंट इज, एक एग्जाम्पल लेते हैं पॉइंट को समझने के लिए, फिर आपको पॉइंट ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यही वाले एग्जाम्पल पे वापस आते हैं बेटा जी, है ना। हमने बोला अभी ये आउटसोर्स किया था शिव आईएनसी को वर्क, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक अमन पी के लिमिटेड है, एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ से क्या हुआ, इनको क्या काम असाइन किया गया कि इनसे एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे, इनकी टीम में अच्छे लॉयर्स हैं, एक्सपर्ट एडवाइस अब इनसे लेंगे। लेकिन अमन पी के लिमिटेड जो है कहीं ना कहीं एस्क्विज के साथ एसोसिएटेड है। लेट्स से अमन पी के लिमिटेड जो है एस्क्विज का ऑलरेडी जो है ईआरपी सिस्टम भी देख रहे हैं, होते हैं, सीआरएम सिस्टम बोल लो या कोई ईआरपी सिस्टम बोल लो, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सिस्टम, मतलब कुछ ना कुछ और सर्विस भी दे रहे हैं। अमन पी के लिमिटेड जो है अदर सर्विस भी दे रहे हैं, किसको? एस्क्विज को। तो क्या ये इंडिपेंडेंट है? गिव मी द आंसर्स इन द चैट बॉक्स, कम ऑन एवरीबॉडी बी क्विक। क्या ये इंडिपेंडेंट है अब अमन पी के लिमिटेड? क्या इनसे एक्सपर्ट एडवाइस ली जा सकती है? क्या वो सही होगा? बताएं, क्या वो सही होगा अमन पी के लिमिटेड से एडवाइस लेना? बिल्कुल भी नहीं, वो तो ऑलरेडी एसोसिएटेड है उनके साथ, राइट। तो इनसे एडवाइस लेना तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो इम्पार्शियल, विदाउट एनी बायसनेस, विदाउट एनी प्रेजुडिस एडवाइस दे ही नहीं पाएंगे। तो अगर यही मैं चेंज कर दूं, एग्जाम्पल में थोड़े चेंजेस कर दूं कि ये कोई भी और प्रकार की सर्विस नहीं दे रहे हैं स्क्वीज को, क्या अब ये एक्सपर्ट एडवाइस दे पाएंगे? बताएं, क्या अब ये एक्सपर्ट एडवाइस दे पाएंगे? सो द आंसर इज बिल्कुल जी बिल्कुल, यस, बिल्कुल दे पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है।
यही वो यहाँ पे बोलना चाहते हैं। An external service provider associated with the engagement client is unacceptable because the person would not be independent or objective, है ना। अगर वो उसके साथ associated है तो इंडिपेंडेंस वायलेट हो रही है, फिर वो सर्विस नहीं दे सकता एडवाइस वाली। और इसके साथ साथ external service providers may more easily accommodate engagement requirements in distant locations। कहीं से भी हो, सर्विस प्रोवाइडर लोकल है, किसी और एरिया का है ना, ये कोई डिफरेंस नहीं रखता। नाउ द वर्ल्ड हैज इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबलाइजेशन विद द टेक्नोलॉजी। आप एक जगह से दूसरी जगह, एग्जाम्पल के तौर पे क्लाइंट कहीं और है, ऑडिटर कहीं और है, कि ये भी पॉसिबल है कि वो जहां रिक्वायर्ड है पर्सन, वो अपनी टीम भेज के डॉक्यूमेंटेशन के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लेता है, बाकी सारा काम जो है रिमोटली हो रहा है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो यही वो चीज यहाँ पे कहना चाहते हैं। अब आगे बात करेंगे हम ड्यू प्रोफेशनल केयर एंड कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की। चलिए, जितने भी इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं वो अपना काम ऐसे करेंगे एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड हैव डन इन हिज ओन केस, जैसे उसका खुद का काम है, राइट। सो इंटरनल ऑडिटर्स दे मस्ट अप्लाई द केयर, दे मस्ट अप्लाई द स्किल ऑफ अ रीजनेबली प्रूडेंट एंड कॉम्पिटेंट इंटरनल ऑडिटर। अब बेटा, ड्यू प्रोफेशनल केयर इट डज नॉट इम्प्लाई इनफेलिबिलिटी। हम ना ऐसा तो होगा ना कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे देंगे कि हर जगह ही सब कुछ सही होगा, रीजनेबल एश्योरेंस ही दे सकते हैं ना। और ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट एरिया है, इस पे बहुत सारे एमसीक्यू बनते भी हैं। तो चलिए इसी चीज को आप क्लियर करना स्टार्ट करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स के द्वारा ये गाइडेंस भी दी गई है कि किस तरह से ड्यू केयर को समझा जाए। वो कहते हैं कि due professional care requires conformance with the Institute of Internal Auditors Code of Ethics। Code of Ethics में बकायदा ये चीज लिखी गई है, ड्यू प्रोफेशनल केयर आपको एंश्योर करना है, बट कैसे? Organization by conformance with the organization code of conduct and any additional code of conduct relevant to other professional designation attained। आप जिस भी बॉडी के मेंबर हो, सपोज आप सीआईए नहीं हो, सीपीए हो, ये भी तो हो सकता है। तो आप जिस बॉडी को रिप्रेजेंट करे उसके कोड ऑफ कंडक्ट, उसके ऐसे एथिक्स को मेंटेन करें। इसके अलावा आप ये भी देखें कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ पॉलिसीज प्रोटोकॉल जिसका आप ऑडिट कैरी आउट कर रहे हो वो बनाए हैं, तो वो कहलाएगा ऑर्गेनाइजेशन कोड ऑफ कंडक्ट कहलाएगा, उसको भी आपको फॉलो करना चाहिए। यानी कि अगर बात बोली जाए ड्यू प्रोफेशनल केयर, फिर इस पे हम वापस भी आएंगे, विल कम बैक टू दिस पॉइंट अगेन। चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। ड्यू प्रोफेशनल केयर, ठीक है, तो इसमें वो यही बोलते हैं बेटा, समझिए, एक तो ऑर्गेनाइजेशन का जिसका आप ऑडिट कर रहे हो उसके कोड ऑफ कंडक्ट को भी क्या करना है, फॉलो करना है, कंप्लाई करना है। और उसके साथ साथ और किसका करोगे? जिस बॉडी के, प्रोफेशनल बॉडी के आप मेंबर हो, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब जिस भी बॉडी के आप मेंबर हो उसके भी कोड ऑफ कंडक्ट को, एथिक्स को आपको क्या करना पड़ेगा, अबाइड बाय करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा, राइट। यही वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। ऑलराइट, सो जब जब वो घड़ी आएगी जब हम बात करेंगे ड्यू प्रोफेशनल केयर की, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ कंडक्ट भी आ जाएगा बेटा जी, और उसके साथ साथ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट भी आ जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे प्रोसीड करेंगे और अच्छे से और समझेंगे, और हाईली टेस्टेड एरिया है। बट हमेशा याद रखें बेटा, क्या आप एब्सोल्यूट, मतलब एब्सोल्यूट का मतलब 100%, 100% कोई एश्योरेंस दे पाएगा कभी? बता दीजिए, क्या पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो कितनी एश्योरेंस दी जा सकती है? रीजनेबल अश्योरेंस। ऑलराइट, चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। द इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच, चाहे वो प्लानिंग की स्टेज हो, प्लानिंग के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना हो, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हो इंटरनल ऑडिट वर्क का। और अगर आप ये अप्रोच, सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच, हमेशा दो वर्ड्स ये याद रखें, सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच फॉलो करते हो ऑडिट कैरी आउट करते वक्त, क्या क्या स्टेप्स होते हैं हम बार बार बोल रहे हैं, हमेशा याद रखें कि आप ना क्या करें, आप प्लानिंग वाली स्टेज पे आप
जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब एग्जीक्यूशन वाली स्टेज पे, या जब आप डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आप क्या करें, आप कहीं ना कहीं पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करें। किसके? जब आप ऑडिट कैरी आउट कर रहे हो तो कैसे करना है आपको, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये वाला है, बाय फॉलोइंग द सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। तभी बोला जाएगा इंटरनल ऑडिटर्स जो हैं दे अप्लाई द ड्यू प्रोफेशनल केयर, है ना। तो आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच को फॉलो करना है, ये वर्ड्स याद रखने हैं। प्लानिंग के टाइम भी, उसको इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे भी, डॉक्यूमेंटेशन के भी टाइम पे सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच को फॉलो करना है। बट what constitutes due professional care partially depends upon the complexities of the engagement. Very true. बार बार बोल रहे हैं, अरे भाई ड्यू प्रोफेशनल केयर को मेंटेन कर लेना, बट द पॉइंट इज आपको जो भी ऑडिट का टास्क मिला है, इंटरनल ऑडिट का, तो उसमें कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है, कहाँ तक देख के चेकिंग करनी पड़ेगी, इन डेप्थ करनी पड़ेगी, सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स को अप्लाई करना पड़ेगा, डिटेल में जाके एक एक चीज चेक करनी पड़ेगी, कहीं इन्वेस्टिगेशन तो नहीं इन्वॉल्व। तो वो ये कहना चाहते हैं ड्यू प्रोफेशनल केयर, जब भी हम ये बात करेंगे ड्यू प्रोफेशनल केयर की, कहीं ना कहीं ये किसके ऊपर और डिपेंड करता है, पार्शली ऑन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द एंगेजमेंट। डू यू वांट मी टू शेयर दिस फाइल विद यू? तो मैं ये लेक्चर के नीचे डाल दूंगी सेव करके। आई विल डू रिमेम्बर दिस थिंग। प्लीज गिव मी द कॉन्फर्मेशन इन द चैट बॉक्स कि ये अगर आपको, जहां पे मैं समझा रही हूँ थोड़े समरी वाले पॉइंट्स के, ये भी आपको चाहिए, तो लेक्चर जब अपलोड होगा उसके नीचे ये फाइल भी अपलोड कर दी जाएगी। चलिए, अब आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है मैम, आपने ये चीज हमें समझाने की कोशिश करी है कि ड्यू प्रोफेशनल केयर की आप बात बोल रहे हो, आपको ऑर्गेनाइजेशन के कोड ऑफ कंडक्ट को भी फॉलो करना है, जिस प्रोफेशनल के बॉडी के आप मेंबर हो वो भी, और जो आपको एंगेजमेंट टास्क मिला है इंटरनल ऑडिट का, उसके ऊपर भी काफी एक्सटेंड तक डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटीज उसकी जो है, कि प्रोफेशनल केयर किस ढंग से होगी। ठीक है, देन internal auditors demonstrate conformance with the standard 1220 through application of mandatory guidance which would be reflected in their, जो भी वो प्लान्स बनाएंगे, जो भी वो वर्क पेपर्स, मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम्स। यानी कि जब जब वो घड़ी आई है, जब हम ये बात बोल रहे हैं कि आपको ड्यू प्रोफेशनल केयर एक्सरसाइज करनी है, तो आप एक तो ऑर्गेनाइजेशन के खुद के जो कोड ऑफ कंडक्ट है, कर ली बात, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। जिस प्रोफेशनल बॉडी के आप मेंबर हो उसके कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, और जो भी आपको ऑडिट का टास्क मिला है वो कितना कॉम्प्लेक्स है उसके हिसाब से, वो भी फैक्टर उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी अच्छे से प्रोफेशनली उसको अपना काम समझ के केयर कर पाते हो। यानी कि जब जब ड्यू प्रोफेशनल केयर की बात आएगी, जिस बॉडी को आप रिप्रेजेंट करते हो, जिसके मेंबर हो, उसके गाइडलाइंस को फॉलो करना, उसके कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना, जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट, इंटरनल ऑडिट टास्क भी परफॉर्म कर रहे हो, उसने क्या क्या पॉलिसी और प्रोसीजर्स बनाए हैं उसके विद रिस्पेक्ट टू भी, और उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है इंटरनल ऑडिट, उसके ऊपर भी कई नंबर ऑफ फैक्टर्स उस पर डिपेंड करेंगे कि केयर किस तरीके से होगी। बट ये चीज फॉर श्योर है कि जब भी आप प्लानिंग के स्टेज पे करें, एग्जीक्यूशन जब आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, चाहे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पे, जब भी आप ड्यू प्रोफेशनल केयर की बात बोलेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच होनी चाहिए। चाहे आप कोई अपने प्लान बना रहे हो ऑडिट के विद रिस्पेक्ट टू, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन जो जो कलेक्ट कर रहे हो, वो तो पूरा प्लान्ड होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। ठीक है मैम, ये भी पूरा आपने क्लियर कर दिया। देन इस पे हमें ये स्टैंडर्ड फर्दर गाइड करता है, the internal auditors must exercise due professional care by considering these things। हमने बोला ना अभी, जो हम एक फॉर्मूला भी बना के आए हैं ड्यू प्रोफेशनल केयर का, तो वो कह रहे हैं और अच्छे से ये एक्सरसाइज हो सकती है ड्यू प्रोफेशनल केयर, आप क्लाइंट का काम और बड़े बाखूबी अच्छे से निभा सकते हैं अगर एक्सटेंट ऑफ वर्क नीडेड टू अचीव द एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव। क्लाइंट आफ्टर ऑल आपसे बात ही, काम ही क्यों करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो। तो अगर आपको जिस हद तक
जाना पड़े, क्लाइंट के सारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो, अगर आप उस हद तक जा रहे हो, यानी कि थम्स अप, आपने क्लाइंट का इंटरनल ऑडिट बहुत अच्छे से कर लिया। एक एग्जांपल लेंगे तभी और चीजें क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको समझ में आने वाली है। इंटरनल ऑडिट जो है उनके स्टॉक के विद रिस्पेक्ट टू है कि आपको स्टॉक ऑडिट करना है, स्पेसिफिकली आपको अपॉइंट इसी के लिए किया गया, स्टॉक ऑडिट करें। अब स्टॉक ऑडिट की जहां तक बात है तो उसकी आपके पास पहले वर्कशीट्स होनी चाहिए, कितना स्टॉक पड़ा है, कितना भी कोई इन ट्रांजिट आने वाला है, गोडाउन में कितना पड़ा है, आप उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे, सैम्पलिंग बेसिस पे करना है, ये एक एक आइटम चेक करनी है, ये छोटे आइटम चेक करने हैं, ये बड़े आइटम चेक करने हैं। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू वो कहते हैं, क्लाइंट तो आपसे यही चाहते हैं ना कि स्टॉक में किसी भी प्रकार की कोई लीकेज ना हो, कोई एम्बेजलमेंट ना हो, कोई भी स्टॉक को चोरी करके कुछ टीम मेंबर्स घर पे ना लेके जा रहे हो, एम्प्लॉयज जो हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के। तो यही तो उसका ऑब्जेक्टिव है। तो अगर ये सारे क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव्स को आप इंश्योर कर लेते हो तो ये मान लिया जाएगा कि आपने स्टॉक ऑडिट बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, क्योंकि इसमें आपने फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर ली, उसके बाद आपने देख लिया कि जो एक अप्रोप्रिएट मेथड अप्लाई होना चाहिए, है ना, उसकी क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में भी जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है, फीफो होना चाहिए, लीफो होना चाहिए, वेटेड एवरेज होना चाहिए, आप इतनी डिटेल में भी चाह के पूरा क्रॉस वेरीफाई कर रहे हो, यानी कि क्लाइंट ने आपको जिस पर्पस के लिए हायर करा है उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आप पूरा जो है तत्पर हो कि हम करके ही देंगे। तो ये मान लिया जाएगा कि आपने प्रोफेशनल केयर जो है करी है, ड्यू प्रोफेशनल केयर एक्सरसाइज करी है। दूसरा, रिलेटिव कॉम्प्लेक्सिटी, materiality or significance of matters to which assurance procedures are applied। अब यहां पर तीन टर्मिनोलॉजी का यूसेज हुआ है। पहला कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा मेटीरियलिटी और तीसरा सिग्निफिकेंस। तीनों टर्म्स को एक एक करके समझेंगे इसी स्टॉक ऑडिट वाले एग्जाम्पल से ही, तो चीजें आपको और बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो अगर हमने कॉम्प्लेक्सिटी की बात करी है, कॉम्प्लेक्सिटी में हो सकता है ना कि इनके स्टॉक पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये सेल करते हैं, है ना, सपोज 10 तरह के प्रोडक्ट्स हैं, वो 10 तरह के प्रोडक्ट्स पे किसी पे कोई मेथड अप्लाई हो रहा है ना, किसी पे वो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस उस पे वैल्यू कर रहे हैं, किसी पे कोई मेथड अप्लाई हो रहा है, तो काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं वैल्यूएशन पार्ट को लेकर, लेकिन उसको आप बहुत अच्छे तरीके से कंसिडर कर रहे हो। और जिस प्रोडक्ट पे जो जो एक आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, है ना, आईएफआरएस के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली ही आप सारी चीजें आगे बढ़ रहे हो, आप अपने क्लाइंट को उसके हिसाब से वैल्यूएशन का एक चेकिंग प्रोवाइड कर रहे हो कॉम्प्लेक्सिटी होने के बावजूद भी, सो थम्स अप, यानी कि आप बहुत अच्छे से उसका जो है ऑडिट कैरी आउट कर रहे हो स्टॉक का। मटेरियलिटी की बात आती है कि जो आइटम्स बहुत हैवी अमाउंट की हैं, क्या सिर्फ उन्हीं को चेक करना है? यूजुअली पता क्या होता है, हैवी अमाउंट्स के आइटम को सब चेक कर लेते हैं, लो अमाउंट्स के आइटम को कोई नहीं चेक करता, उनमें भी कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, कोई हेरा फेरी हो सकती है, मैनुपुलेशन इन्वॉल्व हो सकती है। तो आपका एक पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए कि भाई अगर इवन इसमें भी दो तरीके हैं, पहला कि हाई वाला, दूसरा लो वाला, दोनों तरीकों को बहुत अच्छे से समझते हैं। हाई सिग्निफिकेंस, हाई मटेरियलिटी, हाई अमाउंट की जो आइटम्स है पूरी चेक करेंगे, 10-12 आइटम सैंपल बेसिस पे चेक कर लिया। अब अगर 10-12 में से दो भी पकड़ी गई कि जिनमें कुछ आपको वैल्यूएशन को लेकर या कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो फिर डिटेल में सारी चेकिंग करो। और सिर्फ इतना ही नहीं कि आपने सिर्फ हाई वैल्यू आइटम्स को चेक करना है, अगर लो आइटम्स को भी आपने 2-3 सैंपल के बेसिस पे चेक करे और तीनों सही थे, फिर तो आगे आप नहीं प्रोसीड करोगे। लेकिन उनमें में भी तीन में से एक में अगर कुछ मैनिपुलेशन इन्वॉल्व है तो उसकी भी आप सब्सटेंसिव चेकिंग करने वाले हो। देन सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस से मतलब है कि जैसे किसी भी बिजनेस के लिए उसका एक ऐसा प्रोडक्ट एरिया होता है जिसको कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे एक प्रोडक्ट है इसी ऑर्गेनाइजेशन का जिसका हम ले रहे हैं स्टॉक ऑडिट, सपोज उसका प्रोडक्ट बी जो है वो मेन सर्वाइवल के लिए उस बिजनेस के बहुत एसेंशियल है, तो इसकी हाईली सिग्निफिकेंट है ये प्रोडक्ट, तो इसकी स्टॉक में पूरी अच्छे से वैल्यूएशन करना, सारी चीजें चेक करना बहुत रेलेवेंट है। अब वो यहां पर यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको किसी स्टॉक ऑडिट के अश्योरेंस, यहां पर लिखे ना अश्योरेंस प्रोसीजर्स, जब भी आप अप्लाई करते हो ऑडिट के विद रिस्पेक्ट टू, जब भी आप सारी चीजें चेक कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, मटेरियलिटी और सिग्निफिकेंस, जो कि हमने बड़ी डिटेल में ये टर्मिनोलॉजी समझी है, तो वो जाके आपको चेकिंग करनी पड़ेगी। तो पहले पॉइंट के अंदर तो हमने ये समझा था
कि क्लाइंट ने आपको किस पर्पस के लिए रखा है कि उसके ऑब्जेक्टिव अचीव हो, उसको इंश्योर करने के लिए आपने हर वो कोशिश लगा दी है, तो बिल्कुल आप अच्छे से केयर एक्सरसाइज कर रहे हो। कॉम्प्लेक्सिटी, मटेरियलिटी और सिग्निफिकेंस को अच्छे से समझ के ऑडिट कैरी आउट कर रहे हो, प्रोफेशनल केयर में कहलाएगा। देन नाउ दिस वन साउंड्स इंटरेस्टिंग, adequacy and effectiveness of governance, risk management and control। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमने बात करी है, चलो एंटर प्रेस करके यहाँ पर हम 3 टर्मिनोलॉजी लिखते हैं। एक है गवर्नेंस, दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट, और हमारा थर्ड वन है कंट्रोल, है ना। और अगेन इसका एक एग्जाम्पल भी बनाएंगे तभी तो बात बनेगी, बिना एग्जाम्पल के तो बात ही नहीं बनेगी। चलो, कंट्रोल्स। गवर्न कौन कर रहे हैं? सीनियर मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन्होंने पॉलिसीज बना के रख दी हैं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो सीनियर मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो पॉलिसी बनाई है वो अप टू द मार्क है कि नहीं। उन्होंने सपोज टेक्नोलॉजी, एक अलग से आईटी डिपार्टमेंट है किसी XYZ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहां पर क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसी पॉलिसी बनाई है कि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, कि जहां सेवरल मिनट्स ऑफ इनएक्टिविटी है सिस्टम के अंदर, तो कोई भी सपोज ऑफिस से उठ के बाहर गया बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन, वॉशरूम गया है, तो वो सिस्टम उसका जो है ऑन ही है, किसी कोई पर्सन जो है अनऑथराइज्ड एक्सेस कर ले, क्या 2-3 सेकंड के बाद वो लॉक होता है कि नहीं होता है? क्या इतनी छोटी छोटी चीज के ऊपर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, सीनियर मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि नहीं बनाई है? देन रिस्क, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में XYZ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि रिस्क को मैनेज करने के लिए सारे कंट्रोल्स लगाए गए हैं कि नहीं लगाए गए, रिस्क अच्छे से मैनेज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जैसे कि जब भी आप एक नया किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिस्क इन्वॉल्व होता है उसको मैनेज करने के लिए जो भी कोई कंट्रोल लगाते हैं तो वो कितना इफेक्टिव है, उसकी एडुक्वेसी को चेक करना, एंड इफ यू फील लाइक कि उससे कोई बेटर कंट्रोल लग सकता है तो उसका रेकमेंडेशन देना ऑडिट मेमो इशू करके। तो यही सारी जो है चीजें अगर आप कर रहे हो तो ये मान लिया जाएगा कि आप ड्यू केयर एक्सरसाइज कर रहे हो। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी ऑफ सिग्निफिकेंट एरर्स, फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस, रियली इंपॉर्टेंट। इंटरनल ऑडिटर हो तो उसकी तरफ की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि जो भी किसी एरर या फ्रॉड होने के जो चांसेस है सिर्फ उतना ही चेक करोगे, नहीं, नॉन कंप्लायंस भी अगर है, कोई भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है इसके अकॉर्डिंगली आपको ये कंप्लाई करना था, आपको एनवायरमेंटल गाइडलाइंस कंप्लाई करनी है, आपको टैक्स कंप्लायंसेस करने हैं, कि वो भी एक इंटरनल ऑडिटर को सारी चीजें वेल वर्स्ड होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एक इंटरनल ऑडिटर की ये ड्यूटी बनती है कि उसका क्लाइंट जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री का पहले तो पूरा नॉलेज रखना। सपोज अगर आपका क्लाइंट एक स्कूल है तो स्कूल के ऊपर कौन कौन सी गाइडलाइंस अप्लाई होती हैं, स्कूल के ऊपर जो है कौन कौन सी टैक्स कंप्लायंसेस हैं, कौन कौन सी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस आपको सारी पता होनी चाहिए, तभी तो आप उसको अच्छे से सर्विस रेंडर कर पाओगे। और अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान में रखते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आपने क्या किया है, ड्यू प्रोफेशनल केयर एक्सरसाइज की है। अब ये तो मैं जैसे कि अपने सारे लेक्चर्स में बहुत एम्फेसाइज करती हूँ इस एस्पेक्ट के, कॉस्ट ऑफ अश्योरेंस इन रिलेशन टू द पोटेंशियल बेनिफिट्स। ऑब्वियसली कितनी कॉस्ट लगा के कितना बेनिफिट डिराइव हो रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सपोज अगर कोई फ्रॉड या मैनिपुलेशन अवॉइड करने के लिए 1 लाख रुपीज इंडियन रुपीज में सपोज इनकर कर रहे हो, एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हो, और उससे आपको बेनिफिट 1.5 लाख का हो रहा है कहीं ना कहीं, तो 50,000 जो है वो आपने सेव कर लिए, बट 1 लाख खर्च किए, 1.5 लाख का नुकसान हो रहा था, वो बच गया जो है वो करके 50,000 का आपको कहीं ना कहीं नेट बेनिफिट हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे आप कि आपको नेट बेनिफिट ही हो रहा है। तो हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑडिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जब हम ऑडिटिंग में भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जैसे आइडिया सॉफ्टवेयर एंड द लिस्ट गोज ऑन, तो उनके ऑडिट ट्रेसेस, इवन कि हम बड़े बड़े जैसे सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं जैसे हमारे क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं, उसमें ऑडिट लॉग्स में जाके रिकंसिलिएशन में जाके आप चेक कर सकते हो कि किस सिस्टम से किस यूजर ने कितने बजे लॉग इन करा और कितने उसने क्या क्या उसमें एडिट करे, यहां तक भी आप चेकिंग कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, टेक्नोलॉजी, बिकॉज टूडेज वर्ल्ड, अगर आज के कंटेम्प्रेरी एरा में बात करें, इट्स टोटली कंप्यूटराइज्ड। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑडिट करना इज द नीड, इज द डायर नीड नाउ टाइम्स नाउ डेज, राइट। सो इंटरनल ऑडिटर्स दे मस्ट बी अलर्ट टू द सिग्निफिकेंट रिस्क, जो जो रिस्क हो सकते हैं रिसोर्सेज पे, ऑपरेशंस पे, और इसके साथ साथ
assurance procedures alone, even when performed with due professional care, they do not guarantee that all significant risk will be identified. अब मुझे यहाँ पर आपका 100% focus required है, at least for next 2 to 3 minutes. Highly tested MCQ area कि अगर सारी प्रोफेशनल केयर आपने एक्सरसाइज कर ली, क्या आप ये हमेशा कह सकते हो कि भाई आपने एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे दी? 100% एश्योरेंस कभी पॉसिबल है नहीं, रीजनेबल ही दे सकते हो। क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि सारे के सारे रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएंगे, रिस्क एलिमिनेट हो जाएंगे? क्या ऐसा बोला जा सकता है कि सारे रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएंगे? क्या इसकी कोई गारंटी है? नॉट एट ऑल, देयर इज नो गारंटी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई लूपहोल छूट ही जाता है। ठीक है। देन चैट बॉक्स में अगर मैं देखूं, एक मुस्कान का क्वेश्चन आया था कि मैम ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस वुड आल्सो बी इम्पेयर्ड व्हाइल एक्सरसाइजिंग ड्यू प्रोफेशनल केयर। बिल्कुल हो सकते हैं, बट उसमें फिर डिपेंड करता है उसके नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशन, और उसके साथ साथ जो हमने अभी बात करी उसमें भी कहीं ना कहीं क्या होने के चांसेस हैं कि कुछ रिस्क हमेशा जो है रह जाएंगे अनआइडेंटिफाइबल। उसके बाद हमारा आता है ये जो इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड है, ये कहता है कि कंसल्ट जब हम कर रहे हैं किसी पर्सन के साथ, तो तब भी जो है हमें प्रोफेशनल केयर जो है एक्सरसाइज करनी है। द इंटरनल ऑडिटर्स दे मस्ट एक्सरसाइज ड्यू प्रोफेशनल केयर ड्यूरिंग इवन कंसल्टिंग एंगेजमेंट्स, है ना। जैसे कि आपके क्लाइंट की क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे, और एक चीज हमेशा याद रखें, यहां पर मैं आपको बताती हूँ, NTE, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, किस नेचर का आपने ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटेंसिव चेकिंग करनी है, डिटेल करनी है, थॉरो करनी है, बेसिक करनी है, किस टाइम पे करनी है और किस हद तक करनी है, कौन कौन से एरियाज आपने ऑडिट करने हैं। तो NTE बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके इफेक्टिव रिजल्ट्स के लिए। कॉम्प्लेक्सिटी और एक्सटेंट की हमने पहले भी बात करी है, और ऑब्वियसली अगर बेनिफिट हो रहा है, नेट बेनिफिट, तभी कॉस्ट लगाने का फायदा है, अदरवाइज नहीं। पता लगे कि स्टॉक की चोरी हो रही है 2%, जिसकी अमाउंट है 80,000, उस फैक्ट्री में इतना तो होनी होनी है, और ऊपर से आपने कंट्रोल्स लगा दिए, पर्सन अपॉइंट कर दिया, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के लिए अलग से पर्सन रख दिया, ऑडिटर रख दिया, इंटरनल ऑडिटर, जिसकी कॉस्टिंग मिला के 1.5 लाख रुपए महीना वो पड़ने लगी, इतना तो नुकसान नहीं हो रहा था। अगर यही आपको 60,000 रुपये महीना पड़ रही है तो 20,000 का फायदा ही हो रहा है, तो बिल्कुल रखिए ऐसे। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, यही वो यहाँ पे कहना चाहते हैं। और जब भी हम बात करेंगे ड्यू प्रोफेशनल केयर की, इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इफ द ऑडिटर अप्लाइड द केयर एंड स्किल। कैसे? अगर जैसे उसने खुद के काम में किया होता है, एज द मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड हैव डन इन हिज ओन केस, राइट, रीजनेबल मैनर से। फॉर एग्जाम्पल, any unexpected results from analytical procedure should be investigated and adequately explained. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने डिटेल में चेकिंग करी है, अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है, तो प्लीज गो अहेड एंड डू इट, क्योंकि आपको अल्टीमेटली अपने क्लाइंट के लिए काम करना है। तो ये हमारा पार्ट था जिसमें हमने पढ़ा सोलली कि एक्सपर्ट एडवाइस कैसे लेनी है, प्रोफेशनल ड्यू केयर कैसे एक्सरसाइज करनी है। तो आज के सेशन में हमने सीखा प्रोफेशनल ड्यू केयर का पूरा एक डीप में, और एक्सपर्ट एडवाइस कैसे लेनी है, को सोर्सिंग क्या होता है, आउटसोर्सिंग का पढ़ा, इंटरनल ऑडिट रिसोर्सेज का, एक्सटर्नल ऑडिट रिसोर्सेज का। कल सेम हम 10:15 पे मिलेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर टुडे। कल 10:15 पे फिर से मिलेंगे और हम आगे डिस्कस करेंगे CPD के बारे में।